बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़ा था कि अगर कोई भी आइसोलेटेड चार्ज हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा आगे कि अब यहाँ पे बेटा एक चीज है कि ये जो मैंने कल आपको केसेस बताए थे, एक मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर परपेंडिकुलर आता है तो उस चार्ज्ड पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा और वो चार्ज्ड पार्टिकल सर्किल में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा बेटा। ठीक है। अब इसको आगे फर्दर यूज किया गया है, आपके बुक के अंदर इसका रेडियस वगैरह दिया गया है, लेकिन वो आगे वाले टॉपिक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है। तो वो जब टॉपिक्स आएंगे तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो टॉपिक्स, ये जो रेडियस होता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या ये जो रेडियस होता है सर्कुलर पाथ होता है वो कौन सी चीज़ों की वजह से चेंज होता है। तो ये आगे टॉपिक, दो तीन टॉपिक्स के बाद फिर जो है ये सेम टॉपिक है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर 90 डिग्री पे जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो होगी वो फोर्स जो लगेगी या नहीं लगेगी, या करंट कैरिंग कंडक्टर का बिहेवियर जो होगा वो क्या होगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे। तो बेटा आज हम डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है कि जब कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है बेटा वो मैग्नेट होता है, और उसके अंदर क्योंकि चार्जेस फ्लो कर रही होती है तो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट होने की वजह से आपको पता है कि हमने ये डिस्कस किया था कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो वो कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेट बन जाए। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो बेटा पॉइंट कौन सी लिखोगे? पॉइंट आप लिखोगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर is a magnet and has a magnetic field. Therefore, therefore, it experiences a magnetic field, magnetic force, magnetic force when placed in magnetic field.
ठीक है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके अंदर वो मैग्नेट बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है। सपोज करें बेटा, ये इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ठीक है बेटा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। ये थोड़ी मैं इसको रीजन को बड़ा बनाता हूं कि ये वो रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेटा मौजूद है। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है बेटा। ठीक है, इस तरह से ये एक ऐसी रीजन है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है बेटा। ठीक है, अब बेटा इसके दोनों एंड्स पे हम कंडक्टर रखते हैं बेटा। थोड़ा मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ या सेम के रख लेते हैं। सपोज करें बेटा कि यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के एंड पे एक ऐसा कंडक्टर रखा हुआ है बेटा। ट्रेन की पटड़ी आपने देखी है। सपोज करें ये ट्रेन की पटड़ी है, एक रॉड एक साइड पे है, ये कंडक्टर की रॉड है बेटा, और एक रॉड ये है, ये भी कंडक्टर की रॉड है बेटा। बेटा दो कंडक्टर की रॉड से इस तरह से बेटा, ठीक है, और इनके दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब इसके ऊपर हम एक रख देते हैं बेटा कंडक्टर। ये मैं एक ऐसा कंडक्टर रखता हूं जो बेटा इनके ऊपर पड़ा है, और ये बेटा कंडक्टर फ्री टू मूव है। ये एक ऐसा कंडक्टर है बेटा, ये हमारे पास एक कंडक्टर का पीस है जो इन दोनों कंडक्टर के पीसेस के ऊपर पड़ा है। जैसे ट्रेन की पटड़ी आपने देखी है बेटा, उसके दो राडे हैं, उसके ऊपर आप एक रॉड रख लो। आप इसको इस तरह समझे बेटा, जैसे ये मेरी दोनों फिंगर जो है, एक फिंगर है दूसरी फिंगर है, ये कंडक्टर की है, इसके ऊपर ये मैंने पेन रख दिए। आप समझे ये पेन मूवेबल है। इस तरह से आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। ठीक है, कि ये मेरी दोनों फिंगर्स बेटा ये कंडक्टर की है, ट्रेन की जो है ट्रैक की तरह है, और इसके ऊपर हमने ये कंडक्टर रख दिया है बेटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं बेटा। अब इन दोनों रॉड्स को अगर हम कनेक्ट कर दें किसके साथ बेटा? बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया बेटा। अब बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा? दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब आपको पता है बेटा हम जो करंट मानते हैं वो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। अगर आप करंट एक्चुअली देखते हैं तो करंट में फ्लो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि करंट फ्लो जो होता है वो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसमें कोई नेगेटिव चार्ज फ्लो करे या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, बात एक ही है। अगर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगी, अगर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगी तो भी वो करंट 1 एम्पियर होगा। अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगी तो भी करंट 1 एम्पियर होगा। इसमें कोई फर्क नहीं होता बेटा, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे या 1 कूलम निगेटिव चार्ज फ्लो करे, दोनों कंडीशंस के अंदर करंट 1 एम्पियर ही होता है। अब सपोज करें जब हम मानते हैं कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो बेटा पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर फ्लो करेंगी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करेगी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फ्लो करेगी बेटा। क्योंकि करंट किस तरफ फ्लो करेगा बेटा? करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। ये बेटा पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होती हुई ये पॉजिटिव चार्ज आएगी बेटा यहाँ पे। अब देखें बेटा ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से फ्लो करेंगी,
अब ये इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है बेटा, ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से फ्लो करेंगी और ये पॉजिटिव चार्जेस यहां से वापस चली जाएंगी, किस तरफ चली जाएंगी बेटा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ, इस तरफ चली जाएंगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो करंट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस है, जब ये इस कंडक्टर से गुजरती है तो ये कंडक्टर किस में पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा अंदर की तरफ है, और ये करंट बेटा नीचे फ्लो कर रहा है, और ये वेलोसिटी है बेटा, ये वेलोसिटी किसकी है बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस है, जिसका डायरेक्शन क्या है बेटा, डाउनवर्ड है। और आपको पता है इस वेलोसिटी का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये जो बेटा वेलोसिटी चार्जेस की है, ये कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्जेस का जब हम फ्लो लेते हैं तो बेटा ये इस तरह से फ्लो करेगी। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि ये इनकी वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, अंदर है। तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर में जो चार्जेस फ्लो कर रही है बेटा, ये चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है। कैसे बेटा, देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, चार्जेस का डायरेक्शन क्या है बेटा, डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम बनता है बेटा इस तरह से। अगर आप इस तरह से करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड का बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, अंदर की तरफ है, इस तरफ है, और चार्जेस इस तरफ फ्लो कर रही है। तो इसका मकसद है मैग्नेटिक फील्ड और इन चार्जेस की वेलोसिटी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा इस तरह से जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसमें से अगर करंट को पास करवाएंगे तो करंट में क्या होती है बेटा, चार्जेस फ्लो करती है, और ये जो चार्जेस फ्लो करती है ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर फ्लो करती है। मींस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। और आपको पता है कोई भी चार्ज जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो वो चार्ज जो होती है उसके ऊपर फोर्स लगती है, जो हमने पहले टॉपिक अपना पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन मैं इस तरह से बना लेता हूं बेटा कि अब इनके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं वो किससे करते हैं बेटा, राइट हैंड रूल से। ठीक है, और ये जो राइट हैंड रूल है इससे हम देखते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और पाम किसको बताएगी बेटा, पाम जो होगी ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताएगी। आप इस तरह से करते हो बेटा, फिंगर्स जो होती है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, थंब जो होगा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और पाम जो होगी बेटा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। अब अगर आप देख ले बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर और इन चार्जेस की वेलोसिटी डाउनवर्ड, मेरी पाम किस तरफ चली गई बेटा, इस तरफ। तो इन सब चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटा वो इस तरफ लगेगी, हर चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगी बेटा। ठीक है, इस तरह से फोर्स लगेगी, और ये चार्जेस जो होती है ये किसके अंदर मौजूद है, कंडक्टर के अंदर मौजूद है, देयरफॉर इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी इस तरह। तो एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है बेटा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करती है बेटा, और उन चार्जेस के फ्लो करने की वजह से, चार्जेस के फ्लो करने की वजह से, चार्जेस हम पढ़ के आए हैं कि जब कोई भी चार्ज फ्लो करती है, मूव करती है, तो मैग्नेट बन जाती है। अब अगर वो कंडक्टर के अंदर मूव कर रही है तो भी मैग्नेट है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये जो चार्जेस होती है जब कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब फ्लो करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनके ऊपर फोर्स लगाती है, और वो जो फोर्स होती है वो इन चार्जेस के ऊपर लगती है।
लेकिन ये चार्जेस किसके अंदर है? ये चार्जेस बेटा है कंडक्टर के अंदर। देयरफॉर हम कहते हैं कि फोर्स जो होती है वो किसके ऊपर लगती है? कंडक्टर के ऊपर लगती है। तो एक्चुअली फोर्स कंडक्टर के ऊपर नहीं लगती, फोर्स किसके ऊपर लगती है? फोर्स लगती है उसके अंदर फ्लो करती हुई चार्जेस के ऊपर। और ये जो चार्जेस होती है दे आर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। ये किसका पार्ट होती है? कंडक्टर का पार्ट होती है। इसलिए जब वो चार्जेस इस तरह से धक्का खाती है तो वो क्या करती है? कंडक्टर को भी अपने साथ ले जाती है। कंडक्टर को भी इसी तरह से धक्का आता है जिस तरह से चार्जेस को आता है। तो बेटा जब कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर वो चार्ज किसी कंडक्टर में करंट की सूरत में फ्लो करती है तो वो फोर्स जो उन चार्जेस के ऊपर लगती है वो शिफ्ट हो जाती है कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि वो चार्जेस दे आर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एक्चुअली व्हेन करंट फ्लोज इन कंडक्टर then charges flow in conductor। ठीक है, flowing moving charge experiences magnetic force which is observed as force on conductor, जिसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑन कंडक्टर कहते हैं बेटा। एक्चुअली जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में तो फोर्स कंडक्टर में नहीं लगती, फोर्स किसके ऊपर लगती है? चार्ज के ऊपर लगती है। और वही चार्ज की जो फोर्स होती है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाती है? उसको हम कहते हैं कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर होती है बेटा। अब अगर हम देखें बेटा तो ये जो फोर्स होती है अगर इसका फार्मूला हम करें बेटा तो ये फोर्स हो जाती है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू होती है क्यू वी क्रॉस बी बेटा। क्योंकि किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगती है? एक्चुअली फोर्स चार्ज के ऊपर ही लग रही है, तो ये किसके बराबर होती है बेटा? क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन बेटा कंडक्टर के अंदर अकेली चार्ज नहीं होती, कंडक्टर के अंदर होती है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये जो चार्ज डेंसिटी होती है ये बराबर हो जाती है बेटा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन जो होता है, एन का मकसद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी फॉर वॉल्यूम। तो बेटा चार्ज डेंसिटी होती है, कोई एक चार्ज नहीं होती। क्या आप ये कहे कि एक चार्ज है तो यहाँ पे एक चार्ज नहीं होती बेटा, बहुत सारी चार्जेस होती है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर का एक वॉल्यूम होता है, तो टोटल जो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बेटा वो होती है एन ई। यहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम को जाहिर करता है, जिसको सिंपली जैसे आपने पढ़ा होगा, हो सकता है ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा हो कि जैसे हम बेटा सोलिनाइड का जो फार्मूला करते हैं, सोलिनाइड के अंदर भी एन किसको जाहिर करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जाहिर करता है। एन को हम एन अपॉन एल लिखते हैं। ठीक है, तो वही सेम किस्सा है यहाँ पे
कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है, कोई एक तो चार्ज नहीं होती कि आप कहे कि F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये तो जो आपने चार्ज की है, फोर्स की है, ये तो एक चार्ज के ऊपर की है। अब एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स है ये तो हो गई क्यू वी क्रॉस बी। अब कंडक्टर के अंदर तो एक चार्ज तो नहीं है, कंडक्टर के अंदर तो बहुत ज्यादा चार्जेस होती है, तो वहां पे हम लेते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे एन जो होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आप ऐसा नहीं समझिए ये एन खाली नंबर है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसलिए जो डायमेंशन इस साइड पे होंगे वही डायमेंशन इस साइड। यहाँ पे एन डायमेंशनलेस नहीं है, यहाँ पे एन के डायमेंशन है एन ओवर एल, वॉल्यूम सॉरी एल क्यूब होंगे। तो ये होंगे बेटा इस तरह से चार्जेस। तो टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी बेटा, एन ई इंटू वी, इसका वी में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एन ई, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि टोटल चार्ज फ्लोइंग, इसको हम कहते हैं टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर। टोटल चार्ज जो फ्लो करती है कंडक्टर में बेटा वो किसके इक्वल होती है, वो हो जाती है Q इज इक्वल टू एन ई ए एल। ठीक है बेटा, ये टोटल चार्ज हो गई। तो आप रखोगे बेटा वहां पे, आप क्या रखोगे बेटा, तो ये हो जाएगी फोर्स इज इक्वल टू एन ई ए एल इंटू वी क्रॉस बी, ये आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट को कि Q इज इक्वल टू एन ई ए एल कैसे होता है। बेटा एक्चुअली ये किसको जाहिर करता है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर अपॉन वॉल्यूम इंटू ई एल इंटू ए। ये इसमें कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है बेटा ये एन किसको जाहिर करता है, ये एन होता है बेटा एन अपॉन वी, तो ये कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो होता है इस तरह से कैंसिल हो जाता है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो होता है बेटा ये क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई एक चार्ज नहीं होती। ठीक बेटा, ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ये जो चार्ज फ्लो करती है बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज कितना डिस्प्लेसमेंट तय करती है, जितनी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती है। कंडक्टर 1 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ वो रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है, ये पूरा का पूरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ। यहां पे लेंथ को क्या कर सकते हैं, वेक्टर सेंस में ले सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितनी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगी बेटा। आल्सो ठीक है, लेंथ एंड velocity, sorry, displacement and velocity also displacement and velocity are parallel to each other, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा पैरेलल होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है। एक्सीलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स, एक्सीलरेशन फोर्स की वजह से होती है।
तो एक्सीलेशन और फोर्स का हमेशा सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का हमेशा सेम होता है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन की अलग प्रॉपर्टी होती है बेटा, तो ट्रांसलेटरी मोशन इनकी कौन सी होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एल एंड वी आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, ये भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे। ठीक है, क्या बात हुई बेटा इसके अंदर। अब मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं आगे, फिर आगे बढ़ते। ठीक है बेटा, पहली बात ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते फोर्स क्यों महसूस करता है, इसलिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर खुद मैग्नेट होता है, और मैग्नेट जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सिंपल सी बात है। अब इस कंडक्टर के ऊपर एक्चुअली फोर्स कहां पे लगती है, इस कंडक्टर के ऊपर जो एक्चुअली फोर्स लगती है ना, वो इसके अंदर मूव करती हुई चार्जेस के ऊपर लगती है। और ये जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है ना, ये किसकी सेंस में हम लेते हैं, ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स का सेंस लेते हैं। फोर्स कंडक्टर पे नहीं लग रही, फोर्स किस पे लग रही है, चार्जेस के अंदर, जो उसके अंदर मूव करती, क्योंकि फोर्स चार्जेस के ऊपर लगती है। खाली कंडक्टर तो क्या होता है, कंडक्टर मैग्नेट क्यों बनता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस बनता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक चार्ज के ऊपर फोर्स क्यू वी क्रॉस भी लगती है ऑन वन चार्ज, लेकिन कंडक्टर के अंदर तो एक नहीं होती। कंडक्टर के अंदर होती है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो बराबर हम करते हैं एन ई। तो एन क्या होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन ओवर वी होता है। तो ये एन ओवर वी को कलेक्टिवली हम एन लिखते हैं, तो Q इज इक्वल टू एन ई इंटू वी होगा, और V मीन्स वॉल्यूम बेटा। यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये V जो होता है बेटा वॉल्यूम को जाहिर करता है, वेलोसिटी को नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी है। यहाँ पे बेटा V जो होता है ये वॉल्यूम है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे V बेटा वॉल्यूम है। ठीक है, ये V वॉल्यूम है बेटा। ठीक है, तो ये एन ई वी होगा, और वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया। अब देखिए बेटा, ये चार्जेस जब मूव करती है इनकी ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बेटा आपको पता है कि इस कंडक्टर स्ट्रेट है, इसलिए जितना इसकी लेंथ होगी उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे बेटा। अब आपके माइंड में होगा कि अगर इस तरह से होगा तो नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, अगर इस तरह से कंडक्टर की लेंथ बड़ी हो तो बेटा यहां पे हम लेंथ वही कंसीडर करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कंडक्टर भले कितना भी लंबा हो, लेकिन इस फार्मूले में लेंथ वो कंसीडर की जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी। और उस सेंस में आप कहोगे कि लेंथ, वो लेंथ का सेगमेंट कंडक्टर का वो कंसीडर किया जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इसलिए लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे यहाँ पे, और लेंथ इज इक्वल टू और आपको पता है ट्रांसलेटरी मोशन की प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तो पैरेलल होने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही वेलोसिटी होती डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वेलोसिटी वेक्टर है ही डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वेलोसिटी होती डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टाइम तो स्केलर है। रूल है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर रिजल्टेंट वेक्टर, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देयरफॉर वो वेक्टर है ही डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो डायरेक्शन किसका होगा, वेलोसिटी का होगा। तो बात हो गई कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ एक दूसरे से पैरेलल होंगे। अब आगे चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि इफ इज इक्वल टू एन ई ए एल वी इंटू आई इंटू बी। ठीक, अब ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई क्यों लिखा है बेटा, देखे अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ी है फर्स्ट ईयर की चैप्टर 2 को, वेक्टर्स को पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है बेटा कि अगर वेक्टर ए, ठीक है, ये मैं इसको बेटा कुछ इस तरह लिखता हूं कि आप ऐसा ना हो कि इसको डेरिवेशन का हिस्सा समझ लो। मैं इस साइड पे लिखता हूं फिर मिटाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, ये है 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट बेटा,
ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखते हो 10 मीटर पर सेकंड आए, क्योंकि आए किसको जाहिर करता है, ईस्ट को जाहिर करता है बेटा। ठीक, अब देखें मींस ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ आई, मींस वेक्टर ए कैन आल्सो बी रिटन एज ये। अगर ज्यादा समझ में ना आए चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का यूनिट वेक्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखें, तो अब वेलोसिटी है वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अगर और ज्यादा पढ़ना है तो यूनिट वेक्टर चैप्टर 2 के अंदर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस सेंस में मैंने वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लिख दिया है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप इसको इस तरह भी लिखोगे। क्यों लिखोगे इसको, पहले मैं लिखूं फिर बताता हूं। आप इसको इस तरह भी लिखोगे, क्यों लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये रीजन लिख दिए कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है। जो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन तो दिखाना होता है, उसका और कोई काम नहीं होता। तो जो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा वही डिस्प्लेसमेंट का दिखाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो क्या लिखोगे आप के एज डायरेक्शन, ये मैं लिख लेता हूं फिर आप जो है वो, पहले तो क्लास अटेंड करते नहीं है, एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, as a direction of velocity and displacement is parallel, therefore same unit vector can be assigned to show direction of both vectors। ठीक है, मसला ये होता है, बड़े शहजादे शहजादियां होती है, उनसे क्लास अटेंड होता नहीं, पीडीएफ से सीखने आ जाते, फिर पीडीएफ देखते फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर ये क्या हुआ वो क्या, खुदा के बंदे क्लास लो तो पता लगे। ठीक है, ऐसे पता लगता तो बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो ये हो जाता बेटा एफ इजिकल टू एन ई ए, ठीक है, वेलोसिटी एल क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर को वापस वेक्टर सेंस में लिख दे, ये हो गया आपके पास। ठीक है बेटा, ये इस तरह से हो गया। अब देखिए बेटा, इक्वेशन हो गई आपके पास, ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट है, वेलोसिटी ड्रिफ्ट कर ले, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ओवर टाइम। तो क्या होता है बेटा, वेलोसिटी कैन आल्सो बी, ड्रिफ्ट लिखूंगा तो फिर मसला होगा, कोई एक वर्ड भी चेंज होता है ना तो बड़े मसले होते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैं वेक्टर इसलिए नहीं लिख रहा, ये होती है एल अपॉन टी, लिख लें यहाँ पे मैग्नीट्यूड, क्योंकि बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, मैं यहाँ पे लिख रहा, मैं यहाँ पे लेंथ को वेक्टर सेंस में इसलिए ले रहा हूं कि यहाँ पे मैं लेंथ को बराबर डिस्प्लेसमेंट के कर रहा हूं। चले ये लिख लेता हूं फिर वेक्टर का मसला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये आप लिख ले कि फोर्स हो जाएगी इज इक्वल टू एन ई ए, ठीक है, एन ई एल, सॉरी एल पहले नहीं लिखता, पहले ए लिखता, क्योंकि पहले है अपने फार्मूले में ए है, और वेलोसिटी की जगह पे ए, एल अपॉन टी, ये हो जाएगा एल क्रॉस बी, ये आ गया आपका फार्मूला फोर्स का। अब अगर मैग्नीट्यूड सेंस लिखें बेटा, फोर्स इज इक्वल टू बेटा एन
ठीक है बेटा। अब अगर आप इस तरह से बेटा लिखते हैं तो NeAl किसके बराबर हमने किया है बेटा, ये देख लो। NeAl किसके बराबर है बेटा, चार्ज के। तो आप यहां पे लिखें बेटा इज इक्वल टू, ये जो होगा बेटा, ये NeAl किसके बराबर है बेटा, चार्ज के। चार्ज अपॉन टाइम L क्रॉस B, तो ये होगी फोर्स इज इक्वल टू I L क्रॉस B बेटा। फार्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा बेटा। बिल गेट्स भी आप याद कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये होता है बिल साइन थीटा। मींस किस पे डिपेंड करेगी बेटा, फोर्स कंडक्टर पे फोर्स डिपेंड करेगी बेटा। मैं लिख लेता हूं मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है बेटा। फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन बेटा, किस पे डिपेंड करती है बेटा, एक डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा किस पे डिपेंड करती है बेटा, करंट पे, करंट थ्रू कंडक्टर। तीसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ पे क्यों करेगी, क्योंकि लेंथ बड़ी होगी, बड़ी चार्जेस होंगी। और एंगल बेटा, एंगल बिटवीन, बिटवीन आई एंड एल बेटा, आई और एल के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा, मैक्सिमम फोर्स होगी। मैक्सिमम फोर्स तब होगी बेटा जब थीटा 90 कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा बेटा, ठीक है। और मिनिमम फोर्स कब होगी, मिनिमम तब होगी बेटा जब